बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और पहले भी मैंने ये 2-3 हफ्ता पहले मैंने भी ये अपलोड की थी अपनी वीडियो इसी के बारे में। मेरे ख्याल में हिस्टीरिया के बारे में थी, ऐसे कुछ था। तो बहरहाल इस तरह करके मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपको मराज और उसके बारे में जो भी होता है छोटा मोटा बताता रहता हूँ, सो दैट आपके भी एक तो आपके नॉलेज में आ जाएगा, दूसरा होम्योपैथी में जो कुछ हम उसके लिए कर सकते हैं बेहतर तरीके से उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो ये एक मेरा चल रहा है सिलसिला, काफ़ी अच्छे से मैं काफ़ी लोड कर चुका हूँ वीडियोज़ अपलोड। उम्मीद है आप लोगों को उससे मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे होंगे, उससे आपको हो सकता है फ़ायदा भी पहुँच रहा हो। उम्मीद मैं कर सकता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ और आप उससे कोई फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि वो 23 साल 24 साल पुराना एक्सपीरियंस तजर्बे के साथ ही मैं आपको ये चीज़ें सारे बताता हूँ, ये दवाइयाँ भी बताता हूँ साथ में। तो ज़रूर इसको आराम से सुना करें और इसके बाद अगर आप दवाइयों का मसला है तो वो ज़रूर करें, और अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें मैंने दिया होता है अपना, तो आप मुझे काइंडली तो उस पर मैसेज दे के पूछ सकते हैं अगर कोई उसमें आपको सवाल हो जाता है बात का। तो मेरा आज का जो टॉपिक है जिससे मैं करता हूँ कवर अप करता हूँ, आज का मेरा टॉपिक है बेहोशी के बारे में, गशी, दैट इज़ फेंटनेस। आप बेहोश हो जाते हैं अचानक। तो फेंटनेस इज़ या बेहोश हो जाना या गशी तारी हो जाना, ये अटैक्स होते हैं इंसान के ऊपर आ जाते हैं बाज़ औक़ात। ये ज़िंदगी में किसी भी वक्त हो सकते हैं आपके साथ ये चीज़ कि आप अचानक बेहोश हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि क्या हुआ। नौजवानों में ये अटैक ज़्यादातर पे आमतौर पे ज़्यादा होते हैं नौजवानों में कि वो अचानक बेहोश हो जाते हैं। ये सैनकोपल अटैक्स भी कहलाते हैं। अमूमन ये वेंट्रिकल रिस्पांस की वजह से होते हैं। उसकी भी वजह ये होती है कि बेहोशी होने की दूसरी वजह, जो तीसरी चौथी वजूहत में आते हैं, सीजर्स का भी हो जाना होता है कि आपके ब्रेन के अंदर कोई चीज़ है, मसला हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया भी इसमें ना कभी भूलिएगा कि अगर आपकी शुगर अचानक बहुत ज़्यादा लो चली गई तो भी उस सूरत में आप बेहोश हो जाते हैं, वो आपको होश नहीं रहता फौरी तौर पर। ये भी ज़हन में रखिएगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका क्या, उसका पुराना क्या उसके बारे में है कि उसको उस पेशेंट के बारे में अगर आपको ज़रा सी भी नॉलेज है ज़रा सी, तो उसमें उसकी शुगर का ज़रूर पहलू अपने सामने रखिएगा। हाइपोग्लाइसीमिया भी अगर इसकी वजह है। ब्रेन सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाना, अगर ब्रेन का सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन हो गई है, मतलब है कि कोई जगह बंद हो गई है और तो उससे भी आपको ये इमीडिएटली फौरी तौर पर बंदा बेहोश हो जाता है। तो ये जिसकी वजह से ये ना इन्फेक्शन अगर हो जाए तो खैर थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको TIA भी हो जाता है, लेकिन बहरहाल वो ज़रा थोड़ा सीरियस मसला है। लेकिन जो आम नॉर्मल चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो भी बहरहाल ऐसे तो नहीं है, मामूली बातें तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें आप तवज्जो ही आपको करनी चाहिए। और परेशानी के दौरान बाज़ औक़ात आप बहुत तेज़ तेज़ सांस लें तो भी बाज़ औक़ात आप फेंट हो जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। अगर परेशानी में और बहुत तेज़ तेज़ आप सांस लेना शुरू हो जाएँ तो उससे भी बाज़ औक़ात बंदा बेहोश हो जाता है। कुछ जवान औरतों और मर्दों में, जैसे मैंने पहले अपने एक लेक्चर में हमने कवर किया था हिस्टीरिया में, कि उसमें भी बंदा बेहोश हो जाता है। जवान मर्द है या जवान लड़का है या जवान लड़की है, वो भी बेहोश हो जाती है। तो वो भी आपने पहलू ज़हन में रखना है। तो ये जो बेसिकली जो ये टॉपिक मैंने आज आपको शुरू किया है बेहोशी और गशी के बारे में, या मतलब फेंटनेस के बारे में, इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि ये इसका बताने का मकसद भी ये है कि ये आपने इसका ये नहीं कहना कि बंदा बेहोश हो गया तो फौरी तौर पे अब इसको हम ये इसका फ़ैसला कर लेंगे जिसको ये नहीं। इसकी वजूहत मैंने आपको बताएंगे डिफरेंट है, इसलिए इसका आप इसको डिटेल में सही वजह मालूम करने के बाद ही इसका इलाज शुरू कीजिए। लेकिन फिर भी होम्योपैथी में जो हम फौरी तौर पे जो मदद कर सकते हैं उस बंदे की, या उसके लिए हम हल निकाल सकते हैं उसके इलाज के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बेसिकली बुनियादी बातें बता देता हूँ। मदर टिंक्चर्स की जो हमारे होम्योपैथी की क्यू होता है, जो मदर टिंक्चर होता है उसमें एमाइल नाइट्रेट इसके लिए बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। ये इमीडिएटली असर डालते हैं आपके ब्रेन पे और आपको इमीडिएटली आपको होश भी लेके आता है और आपको अक्सर ये फिर आइंदा आने वाले अटैक से बचाता भी है। जो इसकी जो मेन मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी की इस्तेमाल होती है, जिसमें ओपियम इस्तेमाल होती है, ओपियम 30 पोटेंसी में, आर्निका है 30 पोटेंसी में, इग्निशिया है, नेट्रम सेल्फ है। ये दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जो मेन मेडिसिन है इसकी। नेट्रम सेल्फ इसमें नॉर्मली मैंने देखा है 200 पोटेंसी में ज़्यादा अच्छा काम करती है बनस्बत उसके 30 पोटेंसी के। तो वो आप ध्यान में रखिएगा कि नेट्रम सेल्फ 200 में आप दे सकते हैं इस पेशेंट को। और उसके बाद जो कम्बिनेशन है इसमें, जो सबसे अच्छा जो जिसका मैंने देखा है कि बाकी लोगों को फ़र्क भी बहुत पड़ा है, वो उसमें है चाइना की 30 पोटेंसी में, और कार्बोवेज और कैम्फर। ये आप मिला दें तीनों मेडिसिन अगर हो सके। नॉर्मली मैं 3 दवाइयों का कम्बिनेशन ही बनाता हूँ, 4 चौथी बहुत कम डालता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो उसमें नेट्रम सेल्फ 30 पोटेंसी में वो भी शामिल कर। ये आपने 4 दवाइयाँ अगर मिक्स कर ली हैं, मिक्स करके रख ली इतनी सी, और ये अगर आपने इसके 5-5 कतरे या 4-4 कतरे उसकी ज़ुबान पे टपकाना शुरू कर दें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। आइंदा के लिए भी, आने वाले वक्त के लिए भी, इमीडिएटली नहीं, आने वाले वक्त के लिए भी उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये थी बुनियादी बातें थी। उसके बाद इसके जो कॉम्बिनेशन है मैंने आपको बता दिया, चाइना ये बहुत कामयाब कॉम्बिनेशन है इसका बेहोशी के लिए।
اور غشی طاری ہونے کے لیے، اور بعد میں بھی آپ کو یہ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ بایو کیمک میں جو اس کی 2-3 دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، بایو کیمک آپ کو میں نے ویسے پہلے بتایا تھا کہ مکمل ایک سائنس ہے ہماری، لیکن ہماری برانچ ہومیوپیتھی کی ہم استعمال کرتے ہیں بایو کیمک میڈیسنس بھی، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے 3x اینڈ 6x دو زیادہ تر میرے استعمال میں آتی ہیں، لیکن میں 3x پریفر کرتا ہوتا ہوں، تو آپ 3x بھی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کالی فاس اور فیرم فاس، کالی فاس 3x میں آپ 4 اس کی یہ بنی بنائی آپ کو مل جاتی ہے مارکیٹ سے، اس کی 4 گولیاں آپ دن میں 4 یا 5 مرتبہ دے سکتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے آپ کے برین کے اندر۔ اور فیرم فاس بڑا کام کرتی ہے اگر برین میں کچھ سوزش ہوئی ہے، کچھ سویلنگ ایسی آئی جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہوئے ہیں یا کچھ ہوئے ہیں، وہ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہسٹیریا والی میری جو میڈیسنز ہیں، وہ جو میں نے لیکچر پہلے کے دیا، میرے خیال میں 2 مہینے پہلے یا مہینے پہلے دیا تھا میں نے، اس میں جو میں نے میڈیسن استعمال کی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس میں بھی ہسٹیریا کی سب سے بڑی نشانی ہی بے ہوشی ہے، لیکن وہ آبویسلی بے ہوشی کے اور بھی تو ریزنز بن سکتے ہیں نا، لیکن وہ دوائیاں بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی شک پڑتا ہے کہ ہسٹیریا کا پیشنٹ ہے تو آپ امیڈیٹلی وہ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے اپنے اس لیکچر میں آپ کو بتائی تھی۔ امید ہے اس لیکچر سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہوگا، آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی چیزوں کے بارے میں، اور کچھ ہومیوپیتھی کا بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہومیوپیتھی ہماری کتنی مدد کر سکتی ہے ان چیزوں میں۔ تو آپ کائنڈلی اس کے بارے میں اس کو ضرور نوٹ بنا لیا کریں، اگر کچھ سوال ہوا کرے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، میسیج دے سکتے ہیں آپ، تو میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ کون سی دوائیاں تھیں، یا اگر آپ یا میں تیز بول گیا اور آپ نہیں لکھ سکیں یا آپ نوٹ نہیں کر سکیں تو بھی آپ مجھے 12 پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کون سی دوائیاں آپ نے بتائی تھی، تو میں آپ کو بتا دوں گا وہ دوائیاں۔ تو اگر نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔